अच्छा तो भाई, जेरेंट। तो ये जेरेंट बड़े ही सवाल पैदा करती हैं। जैसे कि क्या जेरेंट सच में नाउन होते हैं? अगर ये नाउन होते हैं तो क्या ये काउंटेबल नाउन होते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं? सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? क्या जिस तरह बाकी नाउन से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और इन का इस्तेमाल करते हैं, क्या इनसे पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और इन का इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर ये नाउन ही है तो फिर हम इसे वर्ब में क्यों पढ़ते हैं? जेरेंट को वर्ब में क्यों पढ़ा जाता है? तो इस किस्म के सवालात और इनके अलावा और भी कई सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो से मिल सकते हैं। बस आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और थोड़े से अच्छे प्रिंट में देखनी है, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा तो आपको बातें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो है जेरेंट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई जेरेंट है क्या चीज़। जेरेंट वर्ब की फॉर्म है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये जुमले के अंदर नाउन की तरह रोल प्ले करती है। इसको बनाया जाता है वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके अंदर हम आईएनजी लगाते हैं तो उससे जेरेंट बनता है। अब याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही वर्ब की फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा ही जेरेंट होगी। वो हमेशा जेरेंट नहीं होती, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है। खैर, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा। अभी से मैं आपको तो छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट में फ़र्क कर सको। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जुमले के अंदर या वर्ब की तरह काम करते हैं या हमारे पास एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इस जुमले के अंदर ये जो प्लेइंग है ये हमारे पास एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो इस जुमले के अंदर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ है और मेन वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है। इसी तरह पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो इस जुमले के अंदर ये डेवलपिंग जो है ये इस कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है, और कंट्री चूंकि एक नाउन है और जो भी चीज़ किसी नाउन की मॉडिफिकेशन करता है तो वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो जेरेंट क्या होता है? जेरेंट होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है, मगर ये जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करती है, वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करती। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में जेरेंट आप पहचान चुके होंगे कि भाई जेरेंट किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर कि जेरेंट को जुमलों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और इनसे जितने भी जुड़े आपके क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर बारी बारी ख़त्म होते जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे वो ख़त्म होते जाएंगे। तो जेरेंट्स की इस्तेमाल इन 6 तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, मगर मैंने चूंकि जब रिसर्च की तो उस रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि भाई ये जो 6 तरीके हैं ये जेरेंट्स के टाइप्स भी कहलाते हैं। अगरचा इन वर्ड्स को अगर देखा जाए सही तरीके से तो ये टाइप्स कहलाने के लायक तो नहीं है, इसलिए मैंने इनके साथ टाइप्स ऑफ जेरेंट नहीं लिखा है। मगर चूंकि कुछ अथेंटिक वेबसाइट्स है जो कि बड़ी ही अथेंटिक चीज़ें देती है, उनके मुताबिक भी ये हमारे पास इसके टाइप्स है। तो आप इसको जो है ना इनको इसके टाइप्स भी समझ सकते हो, और अगर ना भी समझो तो ये जेरेंट की पोजीशन है कि जहाँ जहाँ पर जेरेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जेरेंट को जुमले में किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जेरेंट को जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में मैंने जुमला लिखा है, वॉकिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज। चलना जो है, ये पैदल चलना, ये मेरी हॉबीज में से एक है। तो यहाँ पर ये वॉकिंग जो है ये हमारे पास जुमले का सब्जेक्ट है, और चूंकि ये आईएनजी फॉर्म द वर्ब है, और सब्जेक्ट आपको पता ही है कि भाई सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी वर्ड हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या वॉकिंग हमारे पास प्रोनाउन है? बिल्कुल नहीं। अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन ही तो है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनी है, तो ये लिहाजा हमारे पास जेरेंट है और इस जुमले का सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है वन ऑफ माई बडीज, तो यहाँ पर आप बडी नहीं लिख सकते, ये मैं आपको प्रोनाउन की वीडियोस में समझा भी चुका हूँ। पर चलो खैर, जो लोग नए हैं उनको फिर समझा देता हूँ। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू अमेरिका हमारे पास गलत है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका ठीक है, क्योंकि आपके दोस्तों में से एक अमेरिका जा रहा है, आपके दोस्त में से एक नहीं जा रहा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? और इसके अलावा यहाँ पर फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि भाई इस का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि पीछे तो फ्रेंड्स की बात की गई। तो भाई बात ये है कि इस जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है, वो हमारे पास वन है, और वन चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ हमने इज का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये उसी रूल का इतलाक यहाँ पर भी किया जाता है। वॉकिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज कहोगे आप, वॉकिंग इज वन ऑफ माई हॉबी नहीं कह सकते, जुमले का सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जेरेंट का इस्तेमाल जुमले के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी किया जाता है। जैसे कि आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, तो ये स्विमिंग यहाँ पर क्या है? आई लाइक व्हाट? आई लाइक स्विमिंग। तो इस जुमले का यानी कि ये इस लाइक का ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर ये स्विमिंग,
और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना है और जुमले में एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये जुमले में या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये प्रोनाउन तो है नहीं है, तो हमारे पास बचा नाउन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना है, तो ये कहलाया जेरेंड। और अच्छा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है? तो भाई जब भी जुमले के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर तब इनकी जरूरत पड़ती है जब जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। अभी इस फिल्म के लिए एक ही ऑब्जेक्ट, तो लिहाजा ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि अली ट्राइड फॉरगेटिंग द इंसिडेंट। तो यहाँ पर ये जो फॉरगेटिंग है ये हमारे पास जेरेंड है, और इसके अलावा दो हमारे पास ऑब्जेक्ट जुमले के अंदर पड़े, एक फॉरगेटिंग है, दूसरा है इंसिडेंट। अली ने हादसा भूलने की कोशिश की, ठीक है ना, जो हादसा अली के साथ हुआ तो वो उसने भूलने की कोशिश की। तो इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फॉरगेटिंग, दूसरा है द इंसिडेंट। तो ये फॉरगेटिंग हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये द इंसिडेंट हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अच्छा, अगर आप सब्जेक्ट और उसके टाइप्स, ऑब्जेक्ट और उसके टाइप्स और कंप्लीमेंट उसके टाइप्स नहीं जानते, तो इस पर एक मैं बड़ी ही मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझाने लग जाऊँ ना, तो ये वीडियो बड़ी ही लंबी हो जाएगी। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी उस वीडियो को लगा दूंगा, और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर कर सकती है, ठीक है ना। तो वो वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई क्यों ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्यों ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो अभी के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस वीडियो के बाद वहाँ पर जाने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, जो कि रट्टे के आदी है और रट्टा मारना चाहते हैं, उन्हें शॉर्टकट चाहिए, तो उनको इतना बता दूं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो जो पहला इस्तेमाल शुदा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास डायरेक्ट होगा। मगर ऐसा नहीं है कि भाई ये रूल है, ये रूल नहीं है, ये सिर्फ एक हैक है, इसके अपने कायदे और कवानीन है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम जुमले के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं, जेरेंड का इस्तेमाल। इसके अलावा जेरेंड का इस्तेमाल सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी किया जाता है, यानी कि जेरेंड जुमले के अंदर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो वीडियो आप देख लेना, आप वहाँ पर कंप्लीमेंट को भी पहचान जाओगे, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, इसे भी आप जान लोगे। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखा है हिज न्यूएस्ट हॉबी इज रनिंग, उसकी जो नई हॉबी है वो दौड़ना है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि अभी यहाँ पर इस जुमले के अंदर आपको इज और रनिंग इस मुगालते में डाल दे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला नहीं है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ये इज यहाँ पर हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और अगर आप लिंकिंग वर्ब नहीं जानते तो इससे 2-3 वीडियोस पीछे ही मैं लिंकिंग वर्ब पर वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फाइनाइट वीडियोस की सीरीज में लिंकिंग वर्ब को देख लेना, ठीक है ना, कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब दरअसल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक पैदा करते हैं, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में, ठीक है। तो इस जुमले के अंदर हिज न्यूएस्ट हॉबी इज रनिंग, तो हिज न्यूएस्ट हॉबी जो इसकी नई हॉबी है वही तो रनिंग है, यानी कि रनिंग और उसकी नई हॉबी एक चीज़ है। तो लिहाजा, और इसके अलावा इस जुमले के अंदर एक ही वर्ब है, वो है इज, तो लिहाजा ये हमारे पास मेन वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ, ये इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी, चलो देखो, अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला मानते हो ना, तो फिर यहाँ पर इस जुमले की ट्रांसलेशन को ज़रा देखिए। हिज न्यूएस्ट हॉबी इज रनिंग, उसकी जो नई हॉबी है वो दौड़ रही है, यानी कि उसकी हॉबी दौड़ रही है। तो क्या हॉबी दौड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा इस जुमले का ट्रांसलेशन यू ना हो के बल्कि यू होगा कि उसकी नई हॉबी दौड़ने की। आप इसे यू भी लिख सकते हो कि रनिंग इज हिज न्यूएस्ट हॉबी, ठीक है ना। मगर मैंने इस तरह इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको यह समझाना था कि इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं रनिंग को शुरू में ले तो फिर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला नहीं है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। आप खैर लिंकिंग वर्ब की वीडियो वहाँ से देख लेना। अच्छा, इसके अलावा ये जेरेंड का इस्तेमाल हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी किया जाता है, यानी कि इसको हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात समझ लो कि भाई ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों के साथ आते हैं।
ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्ब के साथ आते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के पास आते हैं। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर लाते हैं, ठीक है ना। अब वर्ब तो खैर ज़रूर नहीं लाता, मगर ये जो प्रीपोजिशन है हमारे पास और इसके अलावा ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर आते हैं। तो जब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के तौर पर उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास एक जेरेंड भी हो सकता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, आई गो टू द रिवर फॉर रिलैक्सिंग, मैं रिलैक्स होने के लिए दरिया जाता हूँ, ठीक है ना। तो इस जुमले के अंदर ये फॉर हमारे पास एक प्रीपोजिशन है और ये रिलैक्सिंग हमारे पास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वैसे प्रीपोजिशन का या किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो बचा क्या है, ये नाउन है। अगर ये नाउन है और ये वर्ब की एनजी फॉर्म से बना है, तो लिहाजा ये हमारे पास जेरेंट कहलाया, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट भी एक जेरेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, यूर सब्सक्राइबिंग एनकरेज मी, आपका सब्सक्राइब करना मेरी हौसला अफजाई करता है। अगर आपका सब्सक्राइब करना मेरी हौसला अफजाई करता है तो फिर सब्सक्राइब कर दो यार, देख किस चीज़ को रहा। और इसके अलावा ये सब्सक्राइब करना आपके लाइफ में गुड लक भी ला सकता है, ठीक है। होने को तो वैसे खैर कुछ भी हो सकता है, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सच्ची में कोई तांत्रिक वांत्रिक समझ रहा हूँ, कोई गुड लक नहीं आनी, बस मुझे इनकरेज करता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। अच्छा, तो ये यूर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। यूर हमारे पास प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ। आप प्रोनाउन की प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन जरूर आता है। तो यू आर सब्सक्राइबिंग, तो ये इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्सक्राइबिंग इसका ऑब्जेक्ट है ना। बात समझ पा रहे हो ना। तो इसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक नाउन है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से बना है, तो लिहाजा ये हमारे पास जेरेंड कहलाए। अच्छा ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कुछ सवालात मैंने आपके आगे खड़े किए थे, जैसे कि अगर जेरेंड एक नाउन है तो फिर क्या ये काउंटेबल नाउन है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है। तो भाई देखो, जेरेंड काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, मगर आपने ये बात याद रखनी है कि ज़्यादातर जो जेरेंड्स है ये हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। वो तोड़े ही है, बस गिने चुने चंद है जो हमारे पास काउंटेबल में शुमार किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जेरेंड के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो काउंटेबल हुए और सिंगुलर हुए तो उस सूरत में इनके साथ ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उनको समझाने के लिए दो जुमले लिखे हैं, जैसे कि गुड हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग, अच्छी सेहत क्या है भाई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नेमत है। तो इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि ब्लेसिंग हमारे पास एक जेरेंड है। फिर से बता रहे हो, ये इसको देखकर ये मत समझ लेना कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, क्योंकि वर्ब से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ए और एन का इस्तेमाल हमेशा ही नाउन से पहले किया जा सकता है। और आप यहाँ पर बखूबी देख पा रहे हो कि अब ब्लेसिंग, तो लिहाजा ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और ये इज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। गुड हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। तो इस जुमले के अंदर ये जो ब्लेसिंग है, इससे ये एक जेरेंड है और इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये ब्लेसिंग हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है, जेरेंड की उन जेरेंड्स में है जो कि काउंटेबल है। इसके अलावा मैंने लिखा है ही इज एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस ब्लेसिंग्स को मैंने प्लूरल भी लिखा है, तो लिहाजा जो काउंटेबल है उसे आप सिंगुलर और प्लूरल भी लिख सकते हो। इसके साथ मैंने आर्टिकल द का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है ना। ही इज एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, इसका मतलब यह है कि भाई वो अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रही है। एक ईडियम है एंजॉइंग द ब्लेसिंग ऑफ पीस, यानी कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना। तो ही इज एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, वो अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर एक दो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एक है ब्लेसिंग्स और दूसरा है एंजॉइंग। तो ये जो एंजॉइंग है ये हमारे पास जेरेंड नहीं है, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये जुमले का मेन वर्ब है। ही इज एंजॉइंग, वो गुजार रहा है या वो लुत्फ उठा रहा है। अब देख पा रहे हो ना, वो लुत्फ उठा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। किस चीज से उठा रहा है, द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो ये पहला जो एंजॉइंग है, तो इसके अंदर ये एंजॉइंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो ब्लेसिंग्स है तो ये हमारे पास जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं। इसके अलावा जेरेंड की एक और भी आसान पहचान है, वो आप इस तरह भी कर सकते हो कि जेरेंड को आप टू इन्फिनिटिव से रिप्लेस करो। अगर वो रिप्लेस हो जाता है तो वो जेरेंड है, अगर वो नहीं हो पाता, रिप्लेस नहीं हो पाता, तो वो फिर हमारे पास जेरेंड नहीं होगा। मगर ये सूरत हाल हमेशा काम नहीं करती।
अक्सर औकात ये काम करती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही एक जहाँ पर जेरेंड है वहाँ पर जो है ना टू इन्फिनेटिव लगाया जा सकता हो, हमेशा नहीं लगता। अब जैसे कि यहाँ पर है वॉकिंग इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, टू वॉक इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, ठीक है, तो बिल्कुल दोनों का मतलब जो सेम है। इसी तरह आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है। इसी तरह जो है ना अली ट्राइड फॉरगेटिंग द इंसिडेंट, अली ट्राइड टू फॉरगेट द इंसिडेंट, इसका मतलब भी बिल्कुल दूसरे। पर यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन पे, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है एक जेरेंड, तो उसको आप नहीं बदल सकते, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते टू इन्फिनेटिव से। अगर आप उसको रिप्लेस करोगे तो आपको जुमला ग्रामेटिकली जो है ना फिर वो दुरुस्त नहीं रहेगा। और इसी तरह पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है इसके साथ जब जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसे भी रिप्लेस नहीं कर सकते टू इन्फिनेटिव से। मगर ये बाकी सब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा इस वक्त जो आपको ये वीडियो दिख रही है ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ये सब्जेक्ट के टाइप्स वगैरह की, तो ये वीडियो ज़रूर देख ले, बड़ी ही कारामद वीडियो है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।